नमस्कार दोस्तों। आज के करंट में अपन बात करते हैं। ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसका मैप है पूरा। इसमें अपन देखते हैं कि महाराष्ट्र से कौन सा करंट अफेयर है कि महाराष्ट्र के एक जिला है नासिक। नासिक में जो जनजाति यूनिवर्सिटी है वहां पे 80% आरक्षण जनजातियों को दे दिया गया है। और ये जो वहां के राज्यपाल है महाराष्ट्र के राधा कृष्णन साहब, उन्होंने ये घोषणा की है। फिर अपन बात करते हैं लातूर की। लातूर भी महाराष्ट्र में ही है। वहां पे विश्व शांति बुद्ध विहार बनाया गया है जो पीएम मोदी द्वारा इनोग्रेट किया गया। और महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र बनाया गया है। और एक पुणे वहां पे जगह है, पुणे में संत तुकाराम महाराज का जन्म हुआ था। पुणे में देहू गांव में, वहां पे कुछ दिनों पहले पीएम मोदी द्वारा एक शिला पे मंदिर बनाया गया। उस शिला पे संत तुकाराम ने 13 दिन तक मेडिटेशन किया था। और महाराष्ट्र में संत तुकाराम वरकरी धर्म से है। वरकरी धर्म वैष्णव धर्म है, भगवान विष्णु के उपासक रहे हैं। इन्होंने महाराष्ट्र धर्म भी इन्हीं के नाम से फेमस है। तो तुकाराम महाराज, जो पुणे का एयरपोर्ट है उसका नाम अब तुकाराम महाराज एयरपोर्ट होगा। और ये 17वीं शताब्दी के कवि थे, संत थे, भक्ति आंदोलन के प्रेरणा महाराष्ट्र में ये थे। पुणे में ही भारत का फर्स्ट CO2 से मैथेनॉल जो बनाने का काम है वो पुणे में ही किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र से ये 4 न्यूज हो गई भाई। नासिक 80% आरक्षण, लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार, और मुंबई में समुद्री समाधान केंद्र, और पुणे में एयरपोर्ट का नाम तुकाराम, महाराज संत तुकाराम जी के नाम से, और भारत का फर्स्ट CO2 से मैथेनॉल का प्लांट ये भी महाराष्ट्र में ही है। कर्नाटक में डेंगू को महामारी घोषित किया गया है। अब अपन बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में एक योजना है सुभद्रा योजना। इसमें महिलाओं को कुछ पेंशन राशि दी जाएगी सालाना। सुभद्रा वहां पे भगवान जो जगन्नाथ है उनकी सिस्टर का नाम सुभद्रा है, इसलिए उड़ीसा में योजना आई सुभद्रा योजना। फिर अपन बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में दूसरा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में रिवर पे बना हुआ है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होता है जो सोलर की प्लेट्स होती है वो नदी के ऊपर फ्लोटिंग करती रहती है, कहीं एक जगह स्थिर रहती नहीं है। और सौर ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको प्रोड्यूस करती रहती है। तो लगभग 100 मेगावाट का ये प्लांट तेलंगाना में बनेगा, जो दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है रामगुंडम नामक जगह पर। तो अपन बात करें फर्स्ट प्लांट अपने ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। फर्स्ट सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट फ्लोटिंग वहीं पे बना हुआ है। और वैसे सोलर पावर प्लांट जो जमीन पे गड़ा हुआ हो तो वो बडला जोधपुर में बना हुआ है, लगभग 2200 मेगावाट के आसपास। फिर अपन बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी विधानसभा ने जो पूर्ण राज्य का प्रस्ताव है वो भी पारित किया है। चेन्नई की बात करें तो जैसे अपन स्ट्रीट कार रेसिंग देखते हैं तो वैसे ही रेसिंग अब की बार भारत में आयोजित की गई चेन्नई में। तमिलनाडु में चेन्नई है, चेन्नई में आयोजित की गई और नाइट स्ट्रीट कार रेस थी। और इसके विजेता जो ऑस्ट्रेलिया से थे हुक वाटर, और जो भारत के सेकंड विजेता रहे हैं रूहान। ये नाम याद रखना, रूहान। पहली बार ये आयोजित की गई है कार रेसिंग प्रतियोगिता है, अक्सर भारत में होती नहीं है। चेन्नई में एक ट्रैक तैयार किया गया, वहां पे कार रेसिंग की गई और भारत से जो रूहान है वो द्वितीय स्थान पर इसमें रहे हैं। तो ये मैप द्वारा आपको इजीली याद हो जाएगा, इसलिए मैप बनाया गया था। पर्यावरण में अपन बात करते हैं, पर्यावरण के करंट में जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, गिर ये गुजरात में है। तो केंद्र सरकार वो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य के जो आसपास का एरिया है वो पूरा पहाड़ी एरिया है, गिरनार पर्वत है। तो आसपास को जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। फिर इको सेंसिटिव जोन ये बनाते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण जो एक्ट है अपना 1986 का जो एक्ट है उसके अंदर इको सेंसिटिव जोन बनाते हैं। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, वहां पे जो सीएम बने हैं वो देवेंद्र फडणवीस साहब है। और वहां पे अभी क्या हुआ कि एक नाथ शिंदे जी बोल रहे थे भाई साहब मेरे को गृह मंत्रालय दो, लेकिन वो सब प्रॉब्लम चल रही थी। फिर एक नाथ शिंदे जी को मनाया गया, लास्ट में 2 घंटे में तैयार हुए एक नाथ शिंदे जी। और उनको, और जो अजीत पवार थे, अजीत पवार जी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। और राज्यपाल जो महाराष्ट्र के हैं वो हैं CP राधा कृष्णन साहब।
अब अपन बात करते हैं इसरो की। इसरो का एक रॉकेट है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C59। ये क्या करेगा, प्रोवा 3 नाम का जो मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मिशन है, वो इसरो अपने यहाँ आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा है वहां से अंतरिक्ष में भेजेगा। सूर्य के चारों ओर वो कुछ स्टडी करने जाएगा, तो उसके लिए भेजेगा। 2 उसमें उपग्रह हैं। उन उपग्रह का नाम है प्रोवा 3 की अपन फुल फॉर्म देखते हैं, प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड एनाटॉमी। इसमें 2 उपग्रह हैं, एक तो है कोरोनाग्राफ, कोरोना बोलते हैं सूर्य के चारों ओर की जो पोजीशन होती है उसको कोरोना बोलते हैं, एक तो कोरोनाग्राफ, दूसरा है ओकुल्टर। तो ये है PSLV C59, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही, कोई भी एग्जाम में टकरा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, PSLV C59 रॉकेट। वो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात कर रहा था, तो ओंकारेश्वर में MP में है, जो लगभग 100 मेगावाट से ऊपर का है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ओंकारेश्वर अपने 12 जो ज्योतिर्लिंग है वहां उनमें से भी एक ओंकारेश्वर है, वहां नर्मदा नदी बहती है, तो वहां पे बना हुआ है। दूसरा रामगुंडम मैंने बताया तेलंगाना में है 100 मेगावाट का, और तीसरा है कायामकुलम, ये केरल में है 92 मेगावाट की। ये 3 सबसे हाई क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो भारत में हैं। भारत IC इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बन गया है। क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। कुछ राजनीतिक परिदृश्य, अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए, CM बने नायब सिंह सैनी जो बीजेपी से हैं। जम्मू और कश्मीर में भी इलेक्शन हुए हैं, वहां पे CM बने हैं उमर अब्दुल्ला साहब, और डिप्टी CM बने हैं वो सुरेंद्र चौधरी जी बने हैं, और उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और फिर अपन बात करते हैं 2014 के बाद में कश्मीर में फर्स्ट टाइम ये यूटी में इलेक्शन हुए हैं। एक अपना नागरिकता एक्ट है, उसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट की धारा है 6A, उसको वैध करार दिया है। इन्होंने कहा है कि 25 मार्च 1971 के बाद में कोई भी अप्रवासी बाहर से बांग्लादेश से आता है तो उसको सदस्यता नहीं दी जाएगी। आए अप्रवासी नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक आसाम में जो भी बांग्लादेशी अप्रवासी आए हैं वो नागरिकता के तौर पर पंजीकृत हो सकते हैं। तो धारा 6A एक्ट 1995 नागरिकता एक्ट याद रखना आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे RS में नागरिकता सिटीजनशिप टॉपिक है नहीं। शास्त्रीय भाषा की बात करें, अभी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ये स्टार्टिंग की गई थी 2004 से। सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, फिर 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन सबको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो याद रखना मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, तो आपको ये याद रह जाएगा। और 2004 से शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले तमिल को दिया गया। दर्जा पाने के लिए कुछ मानदंड है, 1500 से 2000 वर्ष पुरानी आपकी साहित्य परंपरा लिखित में होनी चाहिए, और आपकी मौलिक होनी चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, किसी की नकल नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण प्राचीन साहित्य पाठ का संग्रह होना चाहिए, और जो पीढ़ियों के लिए मूल्यवान हो, ऐसे कुछ होनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, आप नाम याद रखना, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जन सुराज पार्टी, जो बहुत फेमस पर्सनालिटी हो रही है भारत की, प्रशांत किशोर साहब की ये पार्टी है। एक संगठन है हिजब उत तहरीर, ये जो गैर कानूनी गतिविधियां एक्ट है 1967 का, गैर कानूनी गतिविधि एक्ट 1967 के अंतर्गत इसको बैन कर दिया गया है, हिजब उत तहरीर। ये क्वेश्चन आ सकता है। स्कैम से बचो अभियान 17 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ। इसमें मेटा, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एंड I4C, ये सभी मिलकर ये अभियान चला रहे हैं नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है कैमूर बांध अभ्यारण्य, ये बिहार में है। बिहार में एक है वाल्मीकि, एक है कैमूर, तो ये टाइगर रिजर्व बन गया है बिहार का दूसरा। और कैसे बनते हैं, वन्य जीव संरक्षण एक्ट है 1972, उसके अकॉर्डिंग ये बना है। फिर बात करते हैं अपन कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा ये असम में है, और यहाँ सेकंड तितली विविधता केंद्र बना है। और कांजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है,
और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कांजीरंगा का नाम है। और पहला जो तितली विविधता केंद्र है वो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, भारत इसमें शामिल हो गया है, 17 देश शामिल है, नोडल एजेंसी है एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसकी नोडल एजेंसी है और इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। फिर बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये कोप 16 है जो बायोडाइवर्सिटी पर हुआ 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अभी 2024 में हुआ। ये केली कोलंबिया जो दक्षिणी अमेरिका का शहर है वहां पे हुआ। केली वहां की सालसा कैपिटल है। सालसा एक होता है स्ट्रीट डांस है, स्ट्रीट डांस है, गाने बजाना, ये सब वहां पे फेमस है। तो केली कोलंबिया में है, वहां पे ये जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ। इसकी थीम थी पीस विथ नेचर। और ऐसे ही कोप 15 पूछेगा नहीं, वैसे याद रखना कुनमिंग मॉन्ट्रियल में हुआ था। वहां पे क्या हुआ, ये जैव विविधता ढांचे, वैश्विक जैव विविधता ढांचे की बात करेगी। इसको अपनाने के बाद GVF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाने के बाद जो 16वां सम्मेलन हुआ वो केली कोलंबिया में हुआ। फिर बात करते हैं कुछ मैप द्वारा देखते हैं। ये नॉर्थ इंडिया का मैप है। इसमें लद्दाख की अपन बात करें तो लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला MACE ये वेधशाला खुली है और एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन यहाँ लगी हुई है जो सबसे ऊंचाई पर लद्दाख में लगी है। इसका निर्माण बार्क व ECIL ने किया है। तो ये कुछ फैक्ट है, आप देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करें फ्लाइंग फेस्टिवल की। ये फ्लाइंग फेस्टिवल HP हिमाचल प्रदेश में शिमला में आयोजित किया गया। फिर अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय नई दिल्ली में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अलावा कृषि डिजिटल महोत्सव भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने SC शेड्यूल कास्ट है उसमें एक उप कोटा भी बनाया है। फिर अपन बात करते हैं MP की। तो MP में बायो CNG प्लांट बना है जो आदर्श गौशाला तिपरा ग्वालियर में बना है। ग्वालियर में ये MP में बायो CNG प्लांट पहला बना है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वाशिम जिले में बाजरा विरासत संग्रहालय खुला है और गाय को महाराष्ट्र में राजमाता का दर्जा दिया गया है। फिर अपन बात करते हैं आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की। तो वहां ड्रोन डाक सेवा, ड्रोन से डाक सेवा व 36 तेंदुए वहां पे रजिस्टर्ड किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो सिरपुर एक फेस्टिवल है जो 5वीं से 8वीं सदी वास्तुकला पर आधारित ये है। तो और धमतरी गंगरेल एक जगह है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जल संरक्षण के लिए धमतरी छत्तीसगढ़ में जल जगार महोत्सव ये किया गया और जल संरक्षण के लिए सबसे बड़ा महोत्सव है जल जगार महोत्सव जो छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया धमतरी जिले में गंगरेल जगह पर। तेलंगाना की बात करें तो वहां जातीय जनगणना हुई है और एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है अलाई बलाई फेस्टिवल। अलाई बलाई फेस्टिवल ये राजस्थान के जो राज्यपाल है बागड़े जी वो वहां गए थे और उनके सानिध्य में ये फेस्टिवल बनाया गया। इसमें बस इतना ही है, खेलो मौज करो मस्ती करो, ये सब अलाई बलाई के ये नवरात्र दशहरा से पहले वहां आयोजित किया जाता है तेलंगाना हैदराबाद में। तमिलनाडु की अपन बात करें तो तिरुपुर देश का प्रथम केमिकल मुक्त जगह बन गई है तिरुपुर तमिलनाडु। आवती कलाएं वेरी इंपॉर्टेंट, PM मोदी द्वारा लिखा गया नवरात्र का गीत है, दुर्गा माँ को समर्पित है और PM मोदी इसके राइटर है। लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, गुजरात में स्थित है। वहां राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बना है। समुद्री विवाद के लिए मैंने आपको बताया अभी, समुद्री विवाद के लिए संस्थान मुंबई में बनी है और गुजरात लोथल में समुद्री विरासत परिसर बना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और बंदरगाह भी है। कुछ अपन सम्मेलन देखते हैं तो नई दिल्ली में भारतीय कृषि डिजिटल कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया IIT रोपड़ के द्वारा नई दिल्ली में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक महोत्सव भी आयोजित किए गए। औषधियों के लिए भी एक औषधि विनियामक प्राधिकरण का
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको थोड़ा फास्ट पढ़ा देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा एम्फेसाइज करके आपको बताता हूँ। और 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, आप याद रखना। 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री, ये अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन, यह आयोजित किया गया मिलान, मिलान जो इटली का शहर, मिलान में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कांग्रेस एक आयोजित की गई, मिलान इटली में। फिर अपन बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री, कुछ देशों की इन्होंने यात्रा करी है। पहले ये गए हैं रूस, भारत और रूस के बीच में साझेदारी अपन देखते हैं पुरानी कुछ कैसे क्या रहा। 1947 से दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध है, मतलब आपस में एक दूसरे के डिप्लोमेट बात करते रहते हैं। 1971 वेरी इंपॉर्टेंट, शांति मित्रता एवं सहयोग की संधि, रूस ने अपने को साथ दिया था, पाकिस्तान से अपन युद्ध कर रहे थे, शांति मित्रता एवं सहयोग की संधि ने अपने को बहुत मजबूत किया, कहीं ना कहीं सॉफ्ट टच रूस के लिए भारत का हमेशा रहता है। वर्ष 2000 में रणनीतिक सामरिक साझेदारी की स्टार्ट करी। फिर 2000 में भारत और रूस का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो 2000 से आयोजित किया जा रहा है लगातार। और फिर बात करते हैं 2010 में विशिष्ट एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी, अपने को इसमें ये बात याद रखनी है, 1971 में शांति मित्रता एवं सहयोग संधि, और ये जो शिखर सम्मेलन है वो 2000 ईयर से प्रारंभ किए गए। फिर बात करते हैं भारत और रूस का जो लेटेस्ट शिखर सम्मेलन अभी मॉस्को, रूस की जो राजधानी है वहां पे किया गया। इसमें कुछ समझौते किए गए, जो भारत है, जो रूस का जो पूर्वी एरिया है, रूस का जो पूर्वी एरिया वहां पे निवेश करेगा, और जो आर्कटिक एरिया है ऊपर और जो ध्रुवीय एरिया है रूस का, वहां पे अनुसंधान के लिए लॉजिस्टिक उपलब्ध कराएंगे, सहायता देंगे, इसके लिए भी एमओयू हुआ है। और वर्ष 2030 तक $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। और आर्कटिक क्षेत्र जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें दोनों देश मिलकर निवेश करेंगे, इसके लिए भी कुछ बातें की गई है। तो ये 4 बातें आप देख लेना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉस्को रूस। फिर बात करते हैं पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ये फ्रांस का सम्मान है, तो ये रूस का सम्मान है जो पीएम मोदी को मिला है। फिर ऑस्ट्रिया यात्रा, पीएम मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा पे गए थे, 75 वर्ष राजनीतिक संबंध को पूरे हो गए हैं। फिर भारतीय विदेश मंत्री की जयशंकर जी हैं, वो मॉरिशस की यात्रा पे गए, और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, और पहले विदेश मंत्री है, और इन्होंने मॉरिशस में विदेशी जन औषधि केंद्र, जो पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला है सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। और मॉरिशस में एक मंत्री गार्डन बनाया, मंत्री उद्यान बनाया, पोर्ट लुइस जो यहाँ की राजधानी है। एक मॉरिशस का द्वीप है चागोस द्वीप, जो यूके और मॉरिशस के बीच में उसको स्वामित्व को लेकर विवाद है, चागोस आइलैंड का। चागोस आइलैंड हिंद महासागर में स्थित एटोल ग्रुप है उसका हिस्सा है। और भारत क्या करता है, मॉरिशस को इसका स्वामित्व का हकदार मानता है, संप्रभुता का मॉरिशस की समर्थक करता है। कुछ इंडेक्स हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये पासपोर्ट आपका कैसा है, कितना पावरफुल है, आपके पासपोर्ट से कितने आप वीजा फ्री देशों में जा सकते हो, ये बताता है। भारत का स्थान इसमें 82वां है, सबसे अच्छा पासपोर्ट, सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का मानते हैं। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मर्सर द्वारा दिया गया, मुंबई 136वें नंबर पर है, मतलब लिविंग का कॉस्ट है वो मुंबई में सबसे अच्छी है, और हांगकांग नंबर 1 पर है। फिर विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं टकराएगा, हर एक चीज इसकी याद रखना। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024, ये हैप्पीनेस को देखते हैं, UNSDSN संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये निकाला जाता है। और भारत का 126वां स्थान है प्रसन्नता में, भारत का 126वां स्थान है, और टोटल 143 देश थे, और अप्रसन्न सबसे हैं अफगानिस्तान, उसका स्थान 143 है अफगानिस्तान का, 126 इंडिया का है। फर्स्ट फिनलैंड, फिनलैंड वाले फन में रहते हैं, फन में मतलब हैप्पी रहते हैं, ऐसे याद रह जाएगा। सेकंड डेनमार्क, जो यूरोप की जो ऊपर की कंट्रियां है ना वो सब मस्त रहते हैं, तो फर्स्ट है फिनलैंड का,
सेकंड डेनमार्क का और 126वां इंडिया का और सबसे लास्ट अफगानिस्तान का। USSDN इसको निकालता है। विश्व शांति सूचकांक ये IEP द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा निकाला जाता है। शांति में 116वां स्थान है। शांति आइस कूल आइसलैंड का पहला स्थान है, 2008 से पहला स्थान चल रहा है IEP द्वारा निकलने वाले विश्व शांति सूचकांक में। यमन लास्ट में है, यमन में खूब अशांति है, नाम अमन है और अशांति इतनी ज्यादा है, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। जनरेटिव AI इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 5वां स्थान है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए बना है और ये सूचकांक निकालता है जनरेटिव AI इनोवेशन इंडेक्स, और भारत का 5वां स्थान है। ये क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट चीन का है, सेकंड USA का है। चर्चित स्थान कुछ देखते हैं, कुछ संगठन देखते हैं। SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, इसका शिखर सम्मेलन हुआ था अभी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। चीन की राजधानी बीजिंग में SCO का हेडक्वार्टर है। सबसे पहले 5 देश इसमें बने थे 1996 में, उनको संघाई 5 बोलते हैं। उनमें है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस और ताजिकिस्तान। मतलब जो मध्य एशिया वाले देश है, तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। फिर 2001 में SCO में उज्बेकिस्तान जुड़ गया, अभी भी तुर्कमेनिस्तान नहीं जुड़ा। फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बन गए। अपने लिए याद रखने वाली ये बात है, SCO के मेंबर भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में बने 2017 में, और 2023 में इसका एक मेंबर बना ईरान, और 2024 में वेरी इंपॉर्टेंट हाल ही में बेलारूस जो SCO का मेंबर बना। इस प्रकार 10 मेंबर हो गए हैं। बेलारूस के जुड़ने के बाद 10 मेंबर हो गए हैं, तो आप इसको याद रखना। SCO की स्थापना सुरक्षात्मक उद्देश्य से की गई थी, किंतु वर्तमान में ऊर्जा सुरक्षा सभी स्तरों पर यह काम करता है। और शिखर सम्मेलन जो 24वां अभी हुआ वो अस्ताना, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, अस्ताना में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। अस्ताना डिक्लेरेशन किया गया 2035 तक। SCO की रणनीति को एक रणनीति बनाई और उस रणनीति को अपनाया गया। SCO द्वारा आतंकवाद विरोधी संस्था के रूप में रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की भी स्थापना अस्ताना सम्मेलन में की गई। फिर बात करते हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद है। ये हिंद महासागर में जो समुद्री सुरक्षा है उसके रूप सुरक्षा करने के लिए कार्य करता है। कोलंबो श्रीलंका में, आपको पता है। सदस्य देश है भारत, श्रीलंका और मालदीव। और अन्य सदस्य है 2021 में मॉरिशस बना, जहां पे वो चागोस आइलैंड है, मैंने आपको बताया। फर्स्ट मंत्री उद्यान बना है। और 2024 में बांग्लादेश इसका मेंबर बना है। फिर अपन बात करते हैं पलामू टाइगर रिजर्व की। जो पलामू टाइगर रिजर्व है, PTR पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू है रांची झारखंड में, और पलामू किला भी वहां पे है। और कॉमिक्स के जरिए बच्चों को इस टाइगर रिजर्व में जागरूकता दे रहे हैं वहां के लोग बाग। देश का पहला हाइपरलूप क्षेत्र, देश का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रेन बनाई गई है। ये IIT मद्रास परिसर में बनाई गई है। 410 मीटर लंबा ये ट्रैक है और इसमें हाइपरलूप चलेगा जो फास्टेस्ट होगा। 410 लंबे मीटर ट्रैक में ये हाइपरलूप बनाया जा रहा IIT मद्रास में। सांची के स्तूप के बारे में बात करते हैं। MP में ये स्तूप बना हुआ है। ऐसा स्तूप होता है जिसमें बुद्ध भगवान से जुड़े हुए कुछ अवशेष रहते हैं। ऊपर ये अंडाकार होता है। MP का जो रायसेन जिला है वहां पे ये बना हुआ है। बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब अपन बात करते हैं सांची का स्तूप बना कब? 3rd शताब्दी ईसा पूर्व बना था। अशोक द्वारा मौर्य सम्राट बुद्ध के अवशेषों को इसमें रखा गया था। जितने भी स्तूप है उसमें बुद्ध से संबंधित कोई भी अवशेष अंदर रखे गए हैं। और स्तूप जो अर्ध गोलाकार ऐसे होता है, ऊपर छतरी होती है, बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, चारों तरफ तोरण द्वार होते हैं, तोरण द्वार पर कोई पशु पक्षियों के चिन्ह होते हैं, कुछ धार्मिक वाक्य लिखे हुए होते हैं और धार्मिक विचार व अशोक के शासन की जानकारी इन तोरण द्वारों पर जो गेट है उन पे मिलती है। विहार क्या होते हैं? जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं और वहां रहकर धार्मिक स्टडी करते हैं, उनको विहार बोलते हैं। भारत का जल सप्ताह
पोर्टल, एक जल संरक्षण के लिए भू नीर पोर्टल, भू नीर पोर्टल जल संरक्षण के लिए एक आपको बताया सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हुआ, वो याद रखना धर्मतरी में, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2023 अबू अब्बाद को ये मिला है। इसके साथ में बेरबोइम साहब और अब्बाद, डेनियल बेरबोइम, इन दोनों को मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछते हैं। अब्बाद और डेनियल बेरबोइम, याद रखना। एसबीआई बैंक ने अपने तीसरे, पिछला वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, अपन आगे पढ़ते हैं। जापान के जो पीएम है शिगेरू इशिबा, जापान के नए पीएम बने हैं। रेपो रेट में आरबीआई ने कोई चेंज नहीं किया है, मौद्रिक समिति ने 6.5 रेपो रेट रखी है। नकदी बढ़ाने के मकसद से 4% सीआरआर रखा है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है सीआरआर, केस रिजर्व रेशो 4% रखा है। और चालू वर्ष की जीडीपी उन्होंने 6.6 आरबीआई ने बताई है। और जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, वो 4.8% मानी गई है। तो ये डेटा है। रेपो रेट उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। नकदी बढ़ाने के लिए सीआरआर को 4% कर दिया गया है। और चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 6.6 का अनुमान है और मुद्रास्फीति 4.8 रखी है। तरलता कंट्रोल, भाई देखो, जब मांग बढ़ रही है इसका मतलब मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तरलता बढ़ेगी, मार्केट में पैसा आएगा, लोगों की मांग बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। अगर तरलता कम होगी, मार्केट में पैसा कम होगा लोगों के पास, तो मांग कम होगी और महंगाई कम होगी, मुद्रास्फीति कम होगी। यही बात इसमें बता रखी है। तरलता बढ़ेगी, लोग बाग खर्च करेंगे, मांग बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तरलता कम होगी, लोग बाग खर्च कम करेंगे, मांग कम होगी और मुद्रास्फीति घटेगी। अब कुछ गुणात्मक उपाय है और कुछ मात्रात्मक और कुछ गुणात्मक उपाय है मुद्रास्फीति के लिए कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास में। मात्रात्मक है सीआरआर, केस रिजर्व रेशियो, न्यूनतम आरक्षित अनुपात, एसएलआर, स्ट्रेटजरी लिक्विडिटी रेशियो, साविधिक तरलता अनुपात। एक है बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको सीमांत स्थायी सुविधा बोलते हैं। एक ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। एक है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एक है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक है एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। और जो गुणात्मक है वो है मार्जिन आवश्यकता, कंज्यूमर क्रेडिट राशनिंग और क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन, नैतिक दबाव और डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई। तो अपन देखते हैं क्या क्या टर्म है। सीआरआर मैंने आपको बताया 4% रखी है इन्होंने। सीआरआर क्या होता है? बैंकों के पास जो भी जमा है, निवल जमा, निवल टोटल जो जमा है बैंकों के पास, उसका एक मतलब 4% हिस्सा वो आरबीआई के पास में नगद रख देते हैं। आरबीआई उनको कोई ब्याज नहीं देता है, सिर्फ आपातकाल के लिए अपने पास में रखता है। हर बैंक के साथ ये कहानी होती है। उसको सीआरआर, केस रिजर्व रेशो कहते हैं। हर बैंक को रखना पड़ता है और आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है। दूसरा है स्ट्रेटजरी लिक्विडिटी रेशियो, साविधिक तरलता अनुपात। ये बैंकों को अपनी जो टोटल जमा है उसका कुछ भाग तरल संपत्तियों में रखना पड़ता है। तरल संपत्ति जैसे सोना है, सरकार की प्रतिभूति है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रतिभूति है, वो सबसे उनको तरल माना जाता है। तो कुछ परसेंट ये रखते हैं एसएलआर में। जैसे बैंक सरकारी प्रतिभूति खरीद लेगा सरकार से और सरकार सरकारी प्रतिभूति ले लेगा और सरकार को पेमेंट कर देगा, तो वो प्रतिभूतियां हैं वो तरल है, वो तरल संपत्तियां हैं बैंक के पास में, तो ये रखना पड़ता है कुछ परसेंट। तो इसको एसएलआर बोलते हैं। सीआरआर व एसएलआर दोनों आपातकाल के लिए रखना पड़ता है। आपातकाल हो जाए तो वो इनको बेचकर पैसा लेकर डूबने से बच सकते हैं। अगर मुद्रास्फीति कम है, भाई सीआरआर और एसएलआर बढ़े हुए हैं, मान लो सीआरआर अभी 4% है, बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं, उनमें से 4 करोड़ रुपए बैंक को रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास में, वो कहीं भी यूज नहीं कर सकता। अगर सीआरआर मान लो और बढ़ा दे, मान लो 10% कर दे, तो बैंक को अब 100 करोड़ के 10 करोड़ आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। मतलब अब ये 6 करोड़ जो लोगों में बांटता था वो नहीं बांट पाएगा। इस प्रकार मुद्रास्फीति कम होगी, लोगों के पास तरलता कम होगी, लोगों के पास पैसे कम आएंगे। भाई ये 10 करोड़ रखने पड़े ना आरबीआई के पास, तो लोगों के पास तो गए नहीं तो लोगों के पास पैसे कम रहे, तो मांग कम हुई, खर्चा कम हुआ, तो महंगाई कम हो जाएगी। ऐसे महंगाई कंट्रोल करते हैं। ऐसे एसएलआर को मान लो 15% है, उसको 20% कर दें तो 100 करोड़ का 20%, 20 करोड़ रुपए उनको रखना पड़ेगा। तो 20 करोड़ रुपए रखना पड़ेगा, तो लोगों के पास बैंक वाले 20 करोड़ तो आरबीआई को दे दिए, अब लोगों को क्या देंगे? जो बचा हुआ है वो बहुत कम है, तो लोगों के पास तरलता कम होगी,
लोगों के पास पैसा कम जाएगा बैंक के द्वारा, तो लोगों के खर्चे कम होंगे, मांग कम होगी, तो मुद्रास्फीति कम होगी। ऐसे मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। बैंक दर क्या होती है? आरबीआई द्वारा बैंकों को दीर्घकालीन जो पैसा दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, उसको बैंक दर बोलते हैं। ये दंडात्मक रूप में दिया जाता है, इसलिए इसको पिनल रेट या दंडात्मक दर भी बोलते हैं, ये ज्यादा हाई होती है। रेपो रेट की बात करें तो आरबीआई अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए बैंकों को जो ऋण देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। अब बैंक द्वारा आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति गिरवी, अब इसके अंदर क्या है, जब आरबीआई बैंक को पैसा देगा, मान लो आरबीआई 100 करोड़ रुपए बैंक को कुछ समय के लिए दे रहा है, तो आरबीआई जो बैंक है, आरबीआई बैंक को दे रहा है 100 करोड़ रुपए, तो बैंक को कुछ प्रतिभूति 100 करोड़ रुपए की रखनी पड़ेगी आरबीआई के पास में। लेकिन ये वो प्रतिभूति नहीं होनी चाहिए जो एसएलआर में खरीदी थी। मैंने बताया था ना, तरलता के लिए कुछ मतलब आपातकाल में कुछ प्रतिभूतियां सरकार से लेनी पड़ती है, उन प्रतिभूतियों के अलावा कोई भी प्रतिभूति आरबीआई के पास में बैंक रखेगा, तब आरबीआई अल्पकाल के लिए 100 करोड़ रुपए बैंक को देगा। और इस रेट को, रेपो रेट को नीतिमार्ग दर या बेंचमार्क रेट भी बोलते हैं। अब रिवर्स रेट, रेपो रेट का उल्टा, अगर बैंक वाला आरबीआई को कुछ पैसे दे, बैंक वाला आरबीआई को मान लो 10 करोड़ रुपए अल्पकाल के लिए दे, तो इस पे जो रेट लगेगी, जो बैंक रेट लेगा आरबीआई से, जो ब्याज लेगा, वो रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर होगा, और आरबीआई भी बैंक को प्रतिभूति देगा। अब बात करते हैं एमएसएफ, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें आरबीआई क्या करता है, बैंकों को एक दिन के लिए कुछ पैसा देता है, और वो हाई रेट होती है बैंक दर के बराबर। अब इसमें बैंक को प्रतिभूति तो रखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, तो वो एसएलआर वाली प्रतिभूति भी रख सकता है, अन्य कोई प्रतिभूति भी आरबीआई के पास रख सकता है एक दिन के लिए। और अगर मुद्रास्फीति कम है तो रेपो रेट, एमएसएफ, अगर रेपो रेट बढ़ा दी, मान लो रेपो रेट बढ़ा दी, एमएसएफ बढ़ा दिया, बैंक दर बढ़ा दिया, तो क्या होगा? अब रेपो रेट मैंने बताया, आरबीआई बैंकों को पैसा, ये बैंक है और ये बैंक है, कोई भी एसबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक को पैसा देगा कुछ समय के लिए, उसको रेपो रेट बोलते हैं। अब रेपो रेट मान लो 5% ये ब्याज लेता था, अब ये 6% लेगा, तो ये बैंक पैसा आरबीआई से कम लेगा, कम लेगा तो ये लोगों को कम देगा, कम देगा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। अगर रेपो रेट बढ़ा दी तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, ऐसे ही एमएसएफ बढ़ा दिया तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। एक बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये 2022 में स्टार्ट हुई थी। बैंक द्वारा आरबीआई को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, और आरबीआई इसमें कोई प्रतिभूति बैंक को नहीं देगा। तो ये फैसिलिटी एक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये इसमें क्या होता है कि आरबीआई के पास सरकारी, आरबीआई के द्वारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे प्रतिभूति खरीदी जाती है और बेची जाती है तरलता को कंट्रोल करने के लिए। एक है एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो रेट, कोरोना संकट में स्टार्ट हुआ था, आरबीआई के द्वारा बैंकों को अल्पकाल के लिए दिया जाए वो रेपो रेट है, और दीर्घकाल के लिए ऋण दिया जाए वो एलटीआरओ है। लेकिन इसमें एक शर्त है, जो ब्याज दर है वो रेपो रेट के बराबर लगेगी। तो मुद्रास्फीति को अगर बढ़ाना हो तो सीआरआर को कम कर दो। भाई आरबीआई के पास सीआरआर में, बैंक के पास 100 करोड़ है, तो सीआरआर में मान लो 4% आरबीआई ने लगा रखा है, तो 4% से 2% कर दे तो 100 करोड़ के 2 करोड़ रुपए रखने पड़ेंगे, बाकी बैंक लोगों में बांट देगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसे आप ये याद रखना, एसएलआर भी कम करना पड़ेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और बैंक रेट कम करेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और रेपो रेट कम करेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, एमएसएफ कम करेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इस प्रकार ये सब कम होने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तरलता बढ़ती है, इसलिए इसको विस्तारवादी, सस्ती या उदारवादी नीति बोलते हैं। इसी का उल्टा, अगर ये सब चीजें बढ़ा देगी, सीआरआर ये रेट्स बढ़ा देगी आरबीआई या बैंक, तो महंगाई कम होगी, लोगों के पास तरलता कम होंगे, इसलिए संकुचित, महंगी और कठोर नीति इसको बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं बैंकों में जमा। बैंकों में जमा अपन बोल रहे हैं, बैंक जमा का 4%, तो बैंकों में जमा होती है निवल मांग व साविधि देयताएं, ये सब बैंकों में जमा होती है। अब मैंने ऊपर वाले मात्रात्मक उपाय आपको पढ़ा दिए, अब पढ़ते हैं अपन गुणात्मक उपाय। इसमें मार्जिन आवश्यकता, गुणात्मक उपायों से कैसे कंट्रोल की जाती है महंगाई, तो इसमें है मार्जिन आवश्यकता।
तो मार्जिन आवश्यकता क्या है? जैसे किसी को 1 करोड़ की संपत्ति गिरवी रखी गई परिसंपत्ति के विरुद्ध कितना लोन दिया जाता है। जैसे 1 करोड़ की संपत्ति गिरवी रखी गई और मार्जिन आवश्यकता 10% है, तो 90 करोड़ का उसको 90 लाख का लोन उसको मिलेगा। तो 10% मार्जिन आवश्यकता होगी। अगर भाई मैंने 1 करोड़ का मकान किसी के रख दिया और वो मेरे को 90 लाख रुपए दे रहा है, तो मार्जिन आवश्यकता 10% हो गई, है ना। तो अगर मुद्रास्फीति को कम करना है तो मार्जिन आवश्यकता बढ़ा दो। मतलब मैंने किसी को मेरा मकान दिया, वो 1 करोड़ का था और मैंने मार्जिन आवश्यकता 50% कर दी, मतलब मैं उसको 50 लाख रुपए दूंगा, तो उसके पास तो 50 लाख रुपए आए, तो वो 50 लाख ही निवेश कर पाएगा, इसलिए महंगाई कम हुई, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। अगर मैं उसको 90 लाख रुपए दूं तो वो और खर्च करेगा और मांग बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ेगी। उपभोक्ता साख नियमन, इसमें ऐसे है कि बैंक द्वारा उपभोक्ताओं को जो विभिन्न ऋण है, जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, इन ऋणों की शर्तों को आसान या कठोर करके तरलता को घटाया बढ़ाया जाता है और महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। क्रेडिट राशनिंग की बात करते हैं। अगर ऋण लोगों को बांट देंगे, उपभोक्ता को बांट देंगे, तो उनके पास तरलता बढ़ जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, मांग बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, इस प्रकार मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और अगर लोन उद्योगों को देंगे तो उद्योग कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस प्रकार मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। ये क्रेडिट की राशनिंग है। क्रेडिट को उपभोक्ता में बांटे या उद्योगों में बांटे, ये राशनिंग होती है। नैतिक दबाव, आरबीआई बैंकों पर नैतिक दबाव बनाता है कि भाई आपको तरलता बढ़ानी है तो आप ब्याज की दरें कम कर दो। तो लोग बाग पैसे ले जाएंगे बैंक से खूब सारे, भाई ब्याज कम लग रहा है अपन पैसे ले लेते हैं। पैसे लेंगे तो वो मार्केट में खर्चा करेंगे, मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और में इस प्रकार मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और आरबीआई बोलेगा भाई आप अपनी बैंकों की ब्याज दरों को कठोर बनाओ, हार्ड बनाओ। अब बैंक मान लो 1 लाख रुपए पे 15% ब्याज दे रहा है, तो लोग बाग कम लोन लेंगे तो खर्चा भी कम करेंगे और महंगाई भी कम होगी, मांग भी कम होगी, इस प्रकार मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। सीधी कार्रवाई, अब आरबीआई द्वारा बैंकों पर प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन लगाया जाता है और सीधी कार्रवाई से कंट्रोल किए जाते हैं। मौद्रिक नीति में सुधार हेतु 2013 में एक समिति बनी थी, उर्जित पटेल समिति, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने कुछ लक्ष्य बताए थे कि मौद्रिक नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य महंगाई कंट्रोल, मुद्रास्फीति कंट्रोल का होना चाहिए और ये कंट्रोल होनी चाहिए 4% प्लस माइनस 2%, मतलब 4 + -2% महंगाई का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब 2% से लेकर 6% के बीच में हम महंगाई को रख सकते हैं। महंगाई का मापन हमेशा उपभोक्ता मूल्य पर करते हैं, होलसेल मूल्य पर नहीं, कंज्यूमर मूल्य पर करते हैं। मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया, 60 दिन में इस नीति को समीक्षा करनी होती है और इस नीति की समिति बनी थी 2016 में। 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 भारत सरकार से। और इसका अध्यक्ष जो 3 मेंबर आरबीआई से, उनमें इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। वोटिंग हमेशा मतदान के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। अगर मान लो 3-3 की वोटिंग सेम हो गई तो लास्ट का जो कास्टिंग वोट है, निर्णायक वोट है, जो आरबीआई का अध्यक्ष देगा। और इस समिति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। फिर बात करते हैं करंट अफेयर की। एशिया आपदा तैयारी केंद्र, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, भारत ने मतलब ये एशियन आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्षता संभाली है 2024-25 के लिए। ये क्या करेगा? एशिया प्रशांत महासागर है, उसमें आपदा न्यूनीकरण करेगा। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये तकनीकी व आर्थिक कॉर्पोरेशन के लिए बंगाल की खाड़ी के देशों का एक समूह है। इसके विदेश मंत्रियों की रिट्रीट नई दिल्ली में आयोजित की गई। और क्रूज पर्यटन के लिए विकसित करने के लिए, भाई बंगाली खाड़ी में हम क्रूज पर्यटन सब देश मिलकर कैसे विकसित करें। क्वाड में 4 देश है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जापान टोक्यो में हुई, ये इंपॉर्टेंट है। 2025 में क्वाड का शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में होगा, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा। फिर भारत के कुछ समझौते हैं, ताइवान से भारत ने म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट किया है, हमारे किया है। इसमें क्या है, जैविक जो उत्पाद हैं उनके लिए पारस्परिक मान्यता देना, समझौता करना जैविक उत्पादों की, भारत और ताइवान के बीच में। भारत और यूएसए के बीच में एक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी अवैध तस्करी होती है सांस्कृतिक संपदाओं की, उनको बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना और जहां से तस्करी हुई है उनको वापस अपने स्थान पर पहुंचाना, मूल स्थान पर।
कुछ नियुक्तियां कुछ देखते हैं अपन ब्रिटेन में क्या है। ब्रिटिश संसद है, उसमें दो हाउसेज है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे अपने राज्यसभा है वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे अपने लोकसभा है, 650 इसमें मेंबर है। अब की बार लेबर पार्टी ने 411 सीटें जीती है, वह जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने 121 सीटें जीती है। इस प्रकार लेबर पार्टी की सरकार है और स्टीमर साहब कीर स्टारमर साहब वहां के पीएम हैं। संसदीय शासन व्यवस्था है ब्रिटेन में, इसलिए वहां पे निचले सदन जो हाउस ऑफ कॉमन है इसकी विशेष भूमिका रहती है, जैसे भारत में लोकसभा की रहती है। नेपाल की अपन बात करें तो नेपाल में संघीय संसद है। नेपाल में दो हॉल हैं, एक नेशनल असेंबली है जो राज्यसभा भारत की, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो भारत की लोकसभा जैसी है, 275 इसमें मेंबर है। नेपाली कांग्रेस ने 88 सीटें जीती है और कम्युनिस्ट पार्टी ने 79 सीटें जीती है, लेकिन जो पीएम बना है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बना है और इन दोनों ने बाद में गठबंधन कर लिया। तो अभी जो नेपाल में है केपी शर्मा ओली जो चौथी बार नेपाल के पीएम बने हैं। तो नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट इन्होंने गठबंधन किया है। रवांडा ये वेरी स्पेशल है भाई, रवांडा के पॉल कगामे ये 99% वोट इन्होंने प्राप्त किए रवांडा में और 2000 के बाद में सन 2000 से यही राष्ट्रपति हैं साहब, ये चौथे टाइम राष्ट्रपति बने हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, 7 इसके अंग है। यूरोपियन यूनियन परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो कोस्टा है जो पुर्तगाल, स्पेन पुर्तगाल है, पुर्तगाल के पूर्व पीएम रहे हैं एंटोनियो कोस्टा। फिर कुछ अभ्यास देखते हैं अपन, पिंच ब्लैक अभ्यास 2024 का, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा, एयरफोर्स का ये अभ्यास है। 20 राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पिंच ब्लैक 2024 एक नोमैडिक एलिफेंट है, भारत और मंगोलिया के बीच में है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के मेघालय में हुआ था। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में, थाईलैंड में ये आयोजित किया गया। एक रामलला पर एक डाक टिकट लाओस में निकाली गई है। रोशनी नडार ये भारतीय उद्योगपति है। फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये रोशनी नडार को दिया गया है। कुछ फैक्ट है ये, 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक अब्रा मतलब नाव, ये यूएई में चला के देखी गई है। 3D होलोग्राम युक्त नोट, भाई जाली नोट नहीं हो इसलिए ये जापान में इसको टेस्ट किया गया है। भारत और जापान के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई और ये संस्करण तीसरा है। न्यू दिल्ली में ये वार्ता हुई, इसमें एक रक्षा मंत्री एक विदेश मंत्री भाग लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, जापान के रक्षा मंत्री, जापान के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। नई दिल्ली में ये हुई और इसमें भारत के जो जापान है वहां का फुकुओका शहर में वाणिज्य डिप्लोमेटिक दूतावास खोलने के लिए इसमें मंजूरी दी गई है। और भारत जो क्वाड देश है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रूस, जापान, इनके साथ मंत्री स्तरीय बैठक करता है और जो ब्राजील है उसके साथ रक्षा व विदेश सचिव, केवल सचिव स्तरीय बैठक होती है। ये 2+2 वार्ता इतने देशों के बीच में भारत के साथ होती है। ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता ये भारत व जापान के बीच में हुआ है। एक सोसा एग्रीमेंट है, आप देखना इसको, आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा समझौता भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट, आपूर्ति व्यवस्था जो होती है उसकी सुरक्षा के लिए समझौता है और भारत और यूएसए के बीच में गैर बाध्यकारी समझौता है, जिसमें क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में जो राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व आपूर्ति समस्या में आ रही बाधाओं को हटाने के लिए जो रक्षा संसाधन है इनको प्राथमिकता पर दोनों देशों में यूज करने के लिए ये समझौता सोसा हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। फिर बात करते हैं भारतीय डिजिटल कृषि सम्मेलन, ये बताया नई दिल्ली में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव ये भी नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आज के लिए इतना ही, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।